हेलो। हिंदू। हम्म, भाई इंग्लिश लोग आ गए हैं तो इंग्लैंड ने ही हुकूमत करनी है ना। वार ऑफ प्लासी इंग्लैंड ने लड़ी है मुसलमानों के खिलाफ, मुगल्स के खिलाफ। तो हुकूमत अब कौन करेगा जी? Englishman. जी, इंग्लिश, फरंगी लोग, गोरे लोग, इंग्लैंड, वो लोग अब हुकूमत करेंगे जिसके ऊपर हुकूमत की जा रही है। किससे? कौन लोग हुकूमत कर रहे हैं? ब्रिटिश। ब्रिटिश। Europe. British, sir. British. पहले तो मुसलमान कर रहे हैं ना, ब्रिटिश तो बाद में 1757 के बाद आए हैं ना। Yes, sir. ठीक है, चलें जी, आगे देखते हैं अब। अच्छा जी, 1 नंबर के लिए आएगा जी। एक नंबर के लिए नाम पूछूंगा, डेट पूछूंगा। क्या लिखा है जी मैंने? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। क्या डेट है? 1857। पहली जंग कब हुई है बरतानवी के लोगों के साथ हमारी? कब हुई है? 1757 में, sir. 1757, exactly, you're right. So the first war between the Mughal emperors and the English rulers was in 1757। 1757. 1757 और 1857 कितना फर्क है? 100 years. 100 ईयर्स के अंदर, 100 ईयर्स के अंदर इंग्लिश रूल सब कॉन्टिनेंट पे बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। सब कॉन्टिनेंट के ऊपर इंग्लिश रूल इक़्तिदार बहुत ज्यादा मजबूत हो गया, बहुत ज्यादा उन्होंने कब्जे कर लिए, उन्होंने अपनी हुक्मरानी शुरू कर दी। यहाँ पर वॉइस रॉयज को डिप्लॉय किया। वॉइस रॉय वाज कॉल्ड एज द हेड ऑफ द स्टेट, मुल्क का बादशाह कह लें नए जमाने का। वो आना शुरू हो गया कि एक वक्त ऐसा आया 1857 में कि देयर केम अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जंगे आजादी। 1857 की जंगे आजादी। ये जंगे आजादी क्या चीज है? किससे आजादी? कौन लोग थे? किन्होंने आजादी हासिल करने की शुरू कोशिश की? ब्रिटिश से मुसलमानों ने। ये बताइए। सर ब्रिटिश से मुसलमानों ने, मुस्लिम्स। ठीक है, ब्रिटिशर्स। उसमें हिंदू भी शामिल थे सर। जी, हिंदूज भी शामिल थे, मुसलमान भी शामिल थे। 1857 में दोनों ने मिलकर बरतानिया को यहाँ से भगाने की कोशिश की। और बाद में सब कुछ मुसलमानों पे डाल दिया। ओके, अच्छा जी, तो आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलकर अंग्रेजों को यहाँ से भगाने की कोशिश की, और उस भगाने की कोशिश को हिस्ट्री में आज़ादी की जंग, जंग आज़ादी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम दिया जाता है। यस सर। ठीक है, चलें। आपकी अभी का सेशन यहाँ पर एंड करते हैं। Okay, sir. ठीक है, ओके और सर। 5 मिनट की ब्रेक है एंड देन वी विल बी बैक एट 9:30। कितने मिनट की? 15 मिनट की। 15 मिनट की ब्रेक है बच्चे, 15 मिनट की। ओके सर। आप लोगों ने लीव सर अगर ब्रेक के बगैर ही लेक्चर कर लेंगे हम, लेक्चर का थोड़ा सा टाइम सर वो थोड़ा डिले कर दें हम, मतलब थोड़ा पीछे कर दें 8 बजे के लिए सर, मुश्किल होता है थोड़ा। चले हम इसको 8 से 10 सर कर वो लेंगे। हम इसको 8 से 10 कर लेंगे, ब्रेक नहीं करेंगे फिर। सर वो एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा आगे मतलब आप कर दें, मतलब सुबह अच्छा, 8 सर, आगे बजे ले जाएं बहुत उसमें भी। जल्दी हुए थे। लेक्चर टाइमिंग अगर चेंज कर दें। नहीं बच्चे, वो टाइम ही नहीं मेरी और क्योंकि मेरी एक्सक्यूज मी सर। सर एक्चुअली यहाँ पे ना सिग्नल्स का बहुत इशू है। हेलो
ये आपको आवाज आ रही है? सर ये अच्छा चलें। अच्छा अभी कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसको लेके चलना है। नताशा बच्चे आप एक काम कीजिए, जी सर। आप ये स्टूडेंट्स के नेम लिख लिए जो अभी मेरे पास 58 पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, इनके नेम लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ले सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लो। सर 58 सारे स्टूडेंट्स के? जी सर। जो सर मैं सबका स्क्रीनशॉट लेकर आपको सेंड कर देता हूँ। जी ये नताशा बच्चे सर आपकी। मैंने ओके सर। ठीक है एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर असेसमेंट प्लान हमें कब तक मिलेगा? असेसमेंट प्लान मतलब? सर क्विज वगैरह, मिड फाइनल्स वगैरह। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। ओके चलें कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से 10 बजे तक करते हैं, लेकिन आपकी क्लास रहेगी 8 से 10 ही के दरमियान, क्योंकि मेरी 10 बजे। एक्सक्यूज मी सर। जी सर इसका पेपर पैटर्न क्या होगा? बच्चे अभी क्लास पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, कब क्या करना होगा, किस तरह से करना होगा, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो ड्यू टाइम के अंदर बताऊंगा। सर, जैसे sure. जैसे टाइम आता रहेगा चीजें आती रहेंगी, वो मैं आपको बताता रहूंगा। अभी कुछ पढ़ेंगे तो पेपर में लिखेंगे ना, अभी कुछ कंटेंट तो जमा कर लें पेपर के लिए। जी सर श्योर। सर फिर ब्रेक कर ही लेते हैं अगर हमने मतलब वो कंटिन्यूअस ही करना है। नहीं लेकिन मैं 10 सवा 10 तक ही करूंगा ना, हम 11 तक नहीं ना करेंगे। चलें फिर ठीक है। ठीक है चलें जी। जंग आज़ादी 1857 जी किसके खिलाफ, किसने, कहां पर बात हो रही थी? सर ब्रिटिश ने, मुस्लिम्स ने और हिंदुओं ने मिल के ब्रिटिश के खिलाफ ये जंग की थी। मुस्लिम्स एंड हिंदूज, इसको आप लोकल पॉपुलेशन, लोकल पीपल और बरसगीर of subcontinent started war against ब्रिटिश rulers। ठीक है इन 1857 1857 के अंदर क्या नतीजा निकला रही इस जंग का? बताइए। What was the result of this war of 1857? सर सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड कर दिया गया था। No, subcontinent was not divided after 1857. That war of 1857 was crushed by Britishers। उस 1857 की वॉर को क्रश कर दिया गया था ब्रिटिशर्स की जानिब से, यानी ब्रिटिशर्स took control on entire subcontinent after war of 1857। 1857 की जो वॉर थी वो उसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा लोकल पॉपुलेशन को, लोकल लोगों को, और इस शिकस्त के बाद कंट्रोल बहुत ज्यादा हो गया ब्रिटिशर्स का सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। यानी आप कह सकते हैं कि सब कॉन्टिनेंट ने जो मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया था सब कॉन्टिनेंट आफ्टर वॉर ऑफ 1857। हाँ, जो स्टार्ट हुआ था किस जंग से? वॉर ऑफ प्लासी से स्टार्ट हुआ था 1757 के अंदर, और कंप्लीट हो गया इक्तदार, मुकम्मल इक्तदार हो गया सब कॉन्टिनेंट के ऊपर गोरों का 1857। यानी इट टुक 100 years। ये 100 साल का एक अरसा था जिसके अंदर 1757 से लेकर 1757 टिल 1857 इंग्लिश रूल स्टार्टेड इन 17 एंड इट केम इनटू फुल एग्जिस्टेंस। वो मुकम्मल तौर पर उसका इक़्तिदार स्टार्ट हो गया 1857 में आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद से अब आगे देखते हैं इस जंग के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, रिजल्ट।
हाँ जी, क्या लिखा मैंने? Result of this war was a nightmare for Muslims. हाँ जी, क्या मतलब है इसका? सर मतलब हॉरिबल। सर मुसलमानों के लिए ये और भी ज्यादा हालात इसके बाद सख्त हो गए थे जी, उसकी रीजंस मैं आपको बताता हूँ। ओनली द मुस्लिम्स वाज डिक्लेयर्ड एज द कल्प्रिट ऑफ दिस वॉर। सिर्फ मुसलमानों को इस जंग का कसूरवार ठहराया गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने जो इक्तदार हासिल किया था वो किसे हासिल किया था? मुसलमानों से। तो अल्टीमेटली हिंदुओं ने ये बात क्लियर कर दी, ये क्लियर करने की कोशिश की बरतानवी हुक्मरानों को कि देखें ये जो भी जंग का मसला था, ये सब जो शरारत थी, ये सब की सब शरारत छेड़ी गई थी मुसलमानों ने, ताकि अपने इक्तदार को वापस लिया जाए, अपने इक्तदार को वापस ले रहे। और अंग्रेजों को ये बात समझ भी आ गई। इसके अंदर हिंदुओं की बहुत ज्यादा क्लेवरनेस शामिल है कि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल सेफली साइड पर ले गए, लेकिन मुस्लिम्स डिक्लेयर्ड एज द ओनली कल्प्रेट एंड मुस्लिम्स वर देयर टू फेस द म्यूजिक। ओनली द मुस्लिम्स वर देयर। सिर्फ मुसलमान वहां पर बाकी बच गए जिनको इसका नतायज का सामना करना पड़ा। तो डेफिनेटली जब कोई जंग जीतता है तो वो जंग हारने वाली कौमों से क्या अच्छा सलूक करता है, क्या करता है? हम्म। सर सर बुरा जाहिर है सलूक बुरा ही सलूक ही करते हैं। करेंगे वो, ग्रज रखेंगे अपना, फिर बदला लेंगे उनसे। बदला लेंगे। तो बदला किनसे लिया गया? मुसलमानों से सर। मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम से। मुसलमानों से सर। Only the Muslims were there. Only the Muslims, because English believed that it was only the Muslims, ये सिर्फ मुसलमान थे, who started war against the England just to revoke their rule, उनका रूल वापस लेके आने के लिए, रिवाइव करने के लिए। और इसके अंदर हिंदुओं की भी बहुत ज्यादा, ये इसीलिए हिंदू आहिस्ता आहिस्ता नजदीक होना शुरू हो गए बरतानवी हुक्मरानों के, ब्रिटिशर्स के, और मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो गए। किधर से? जी बताइए। रेस हैंड करने वाले बोलो यार। चलें जी। अच्छा, टाइमलाइन का पता है? टाइमलाइन क्या होती है? बुरा वक्त सर। टाइमलाइन, टाइमलाइन का नाम सुना है? यस सर। क्या होता है? सर जो मक्के से सारा चली जाती है उसमें बुरा वक्त जो सा था, ये मुस्लिम्स का जो सा बुरा वक्त था वो 1857 की जंग के बाद ज़्यादा बुरा वक्त आ गया था। इस सारे प्रोसीजर को टाइम लाइन कहते हैं। बच्चे टाइमलाइन कहते हैं किसी भी एक वाकये के पिछली तमाम वाकयात को एक स्ट्रीम के अंदर लेके आना। ठीक है? अगर हम बात करते हैं जी 14 अगस्त 1947 की, तो उससे रिलेटेड उससे पीछे जितने भी सीरीज के अंदर वाकयात होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, उनको हम एक लाइन में लिखते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द टाइम लाइन, विच इज कॉल्ड एज द टाइम लाइन। तो हम दो टाइम लाइन डिस्कस किया करेंगे, ये वाली हम लोग उसको रोजाना रिपीट किया करेंगे, और रोजाना रिपीट करने के बाद हम लोगों को ये तमाम डेट्स बिल्कुल पक जाएंगी। हम इसको बच्चों की तरह रोजाना आके हम इसको याद किया करेंगे, इसको रटा लगाया करेंगे, और इस रटा लगाने के बाद ये हमें पक जाएंगी, हम इंसिडेंट्स कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है? तो अभी तक की
जो हमने टाइमलाइन लिखी है, सबसे पहले मैंने क्या चीज लिखी है टाइमलाइन के बाद लफ्ज? मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड इन सब कॉन्टिनेंट इन विच ईयर? 712। देन वार ऑफ पलासी, WOP, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, इसलिए इसको हम टाइमलाइन में डिस्कस करते हैं। 1 नंबर के लिए आपके पास आएगा। वार ऑफ पलासी स्टार्टेड इन 57। देन टाइमलाइन के अंदर हमारे पास एक और है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन विच ईयर? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो अब आपके पास ये टाइमलाइन हर इंसिडेंट के बाद इंक्रीज होती रहा करेगी, हम इसको शुरू से दिखते रहा करेंगे आपको ये। यस सर। अच्छा जी, नेक्स्ट 1 नंबर के लिए जी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। क्या मतलब है जी इसका? उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी। क्या मतलब है इस चीज का? सर ये भी मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान ही थी। उर्दू हिंदी तनाजा, यही होता है इसका मतलब? यस सर। यस सर। ये क्या हो सकता है? उर्दू का हिंदी के साथ क्या तनाजा हो सकता है? Who सर will be लैंग्वेज dominant का सर? बेसिकली कि डोमिनेंसी किसकी है। बिल्कुल सही भाई ने बात की, डोमिनेंसी की बात। एक बात याद रखिए, मैं आपको चाहूंगा कि आप एक बात को याद रखें, वो बात ये है कि 1857 की जंग आजादी, 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो मुसलमानों के वहां पर हालात थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, अंडर द ब्रिटिश रूल, अंडर द ब्रिटिश एम्पायर, इंग्लिश रूल, ब्रिटिश रूल के अंडर, वो इतने भयानक थे, इतने भयानक थे, इतने भयानक थे कि शायद इतने भयानक आपने दिन आज की तारीख में किसी बंदे के ऊपर ना देखे हो। आपने कश्मीर देखते हैं, आप फलस्तीन देखते हैं, आप चेचनिया, वहां पर मुसलमानों पर कितने जुल्म हो रहे हैं। ये बताइए। जी बच्चे किधर गए हैं आप लोग? यस सर, इधर ही। इस तरह काम नहीं चलेगा, जो मेरे साथ रहेंगे वो समझ लें कि वो मेरे साथ ही रहेंगे फिर। ओके सर। तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि आप अभी देखते हैं कश्मीर को, आप देखते हैं फलस्तीन को, आप चेचनिया को देखते हैं, आप उसको म्यांमार को, रोहिंग्या को देखते हैं, कितने जुल्म हो रहे हैं मुसलमानों पर वहां पर। यस सर। यस सर। इससे कई गुना ज्यादा जुल्म किए गए मुसलमानों पर 1857 की वॉर के बाद बरतानवी रूल ने, इंग्लिश रूल, फरंगियों ने, यस। इससे कई गुना ज्यादा। हर वो चीज जो मुसलमानों से ताल्लुक रखती थी उसको खत्म कर दिया गया। हर वो चीज, मुसलमानों की जॉब्स खत्म कर दी गई, मुसलमानों की एजुकेशन खत्म कर दी गई, मुसलमानों को शादियों पर पाबंदी लगाई गई, मुस्लिम हॉस्पिटल्स खत्म किए गए, मुसलमानों को हॉस्पिटल में दाखिला बंद किया गया, मुसलमानों को नौकरियों से निकाल दिया गया। हर वो यस। चीज जहां पर मस्जिदें बंद की गई, मुसलमानों की रोजों पर पाबंदी लगाई गई, मुसलमानों की नमाज पर पाबंदी लगाई गई, हर वो चीज जिससे मुसलमान खत्म हो सकता था, मुसलमान डेड हो सकता था, वो चीज की बरतानवी रूल ने विद द हेल्प ऑफ हिंदूज। हिंदूज, यस सर। ठीक है, तो उसी सिलसिले के अंदर एक और चीज उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, यानी लोगों को तो मार ही रहे थे वो, लोगों को नौकरियों से निकाल रहे थे, लोगों को सेहत की सहूलियत नहीं दे रहे थे, उसके साथ साथ एक लैंग्वेज है ये उर्दू, उसको भी खत्म करने की कोशिश की कि उर्दू लैंग्वेज ही खत्म कर दी जाए, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज बिलोंग टू द
मुस्लिम्स, मुसलमानों से belong करते हैं, ठीक है, ये मुसलमानों से बिलोंग Yes. करते हैं, so that's why they also change the official language of subcontinent. बर्रे सगीर की ऑफिशियल लैंग्वेज को भी खत्म कर दिया गया, खत्म करने की कोशिश की गई, so that's why this is an other incident in the timeline, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, लैंग्वेज भी चेंज कर दें। हमारी टाइमलाइन के अंदर एक और चीज ऐड हो गई है, क्या नाम है? UHC, Urdu Hindi controversy. 18 उर्दू हिंदी तनाजी। यानी देखें, आप अपनी लोगों से करें, आपकी दुश्मनी लैंग्वेज से भी हो गई है, यानी आप लैंग्वेज को भी तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, और उर्दू लैंग्वेज को इसलिए तब्दील किया गया कि जो उर्दू का स्क्रिप्ट है, जो उर्दू का रस्मुल खत है, वो मिलता जुलता है अरबी के साथ, जी के साथ, यस सर। यानी जो अरबी का रस्मुल खत है, जो अरबी के अल्फाबेट्स हैं, वही मोर और लेस उर्दू के भी अल्फाबेट्स हैं। तो अगर आप उर्दू लिखना और पढ़ना जानते हैं तो आप इजीली कुरान भी लिख पढ़ सकते हैं। यस सर। यस सर। थोड़ी सी मेहनत से आप, अगर आप उर्दू आपको आती है तो आप कुरान पढ़ लेंगे, और अगर आपको अरबी आती है तो आप उर्दू भी पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो यही Yes. था कि हिंदुओं ने अंग्रेजों को ये बताने की कोशिश की कि देखें, ये जो उर्दू लैंग्वेज है, इसका रस्मुल खत यानी उसका स्क्रिप्ट और अरबी स्क्रिप्ट सेम है। जब तक उर्दू का स्क्रिप्ट पढ़ा जाता रहेगा तब तक अरबी को समझा जाता रहेगा, यानी कुरान को समझा जाता रहेगा। आप इस स्क्रिप्ट sir. को चेंज कर दें, आप हिंदी स्क्रिप्ट ले आए, और हिंदी स्क्रिप्ट आप अक्सर वो टीवी पर देखते हैं, वो अजीब सी लाइनें उल्टी सीधी लगी होती हैं। यस सर। यस सर। तो स्क्रिप्ट का फर्क है। इस तरह ये हिंदी स्क्रिप्ट होगा, अगर मैं कासिम लिखना चाहूँ तो शायद कुछ इस तरह करके मुझे लिखना पड़ेगा, ऐसे ही होता ना? पता नहीं सर। हाँ, मतलब हिंदी स्क्रिप्ट ऐसा होता है जो आप अक्सर फिल्मों वगैरह में देखते हैं, हिंदी स्क्रिप्ट है ये। तो उर्दू Yes, स्क्रिप्ट sir. कुरान का स्क्रिप्ट है। तो हिंदुओं ने अंग्रेजों को कहा कि देखें, मुसलमान जब तक कुरान पढ़ रहा है, जब तक कुरान समझ रहा है, वो दोबारा से इक्तदार लेगा, क्योंकि कुरान के अंदर मुस्लिम रूल का कई जगह पर जिक्र है, मुस्लिम वहदानियत का, मुस्लिम यूनिटी का, मुस्लिम फेथ का बहुत ज्यादा जिक्र है। उन्होंने ये कहा कि जब तक कुरान पढ़ा जाता रहेगा मुसलमान मुत्तहिद रहेंगे, जुबान तब्दील करें ताकि अरबी पढ़ी ही ना जा सके, और जो एक उल्टा सीधा सा स्क्रिप्ट हिंदी का स्क्रिप्ट है उसको लागू करें, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएं। तो लैंग्वेज तक को चेंज किया गया, तो इसलिए इसको मैंने अपनी टाइमलाइन के अंदर लिखा हुआ है, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी को। इसको मैं ऐड करता हूँ तो अपने कोर्स में हमेशा से। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। तो ये लोग कभी रिलीजन को आगे लेकर नहीं आए। सॉरी, तो ये लोग कभी रिलीजन को आगे लेकर नहीं आए। जिस तरह अगर मुसलमान आए थे मोहम्मद बिन कासिम और वो इस्लाम लेकर आए, इस तरह ये भी अगर आए हैं तो ये अगर क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं इस रीजन में। गुड क्वेश्चन जी, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, दो तीन चीजें होती हैं। चलिए, अब आपने क्वेश्चन कर ही लिया तो हम एक बात कर लेते हैं, एग्जाम में नहीं आएगी। तीन तरह की एक्सपेंशंस होती हैं दुनिया में। एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है? बच्चे किधर गए जिन्होंने क्वेश्चन किया? जी जी सर। मैं कह रहा हूं कि दुनिया में तीन तरह की एक्सपेंशंस होती हैं। एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है? सर इन केस ऑफ एक्सपैंड मतलब इंक्रीज करना। तीन तरह की एक्सपेंशंस पर लोग बिलीव करते हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले ये एक्सपेंशन ऑफ आइडियोलॉजी, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी और एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी।
3 तरह की एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ आइडियोलॉजी, एक्सपेंशन ऑफ ठीक है। टेरिटरी और एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी। आइडियोलॉजी को एक्सपेंड करो, टेरिटरी को एक्सपेंड करो, इकोनॉमी को एक्सपेंड करो। ठीक है। सही। मुख्तलिफ दौर के अंदर मुख्तलिफ लोगों का, मुख्तलिफ कौमों का मुख्तलिफ नजरिया रहा है। मुसलमान हमेशा से बिलीव रखते हैं एक्सपेंशन ऑफ आइडियोलॉजी के ऊपर। आइडियोलॉजी, व्हाट इज द आइडियोलॉजी? द इस्लामिक आइडियोलॉजी। ठीक। तो मुसलमान का जो अल्टीमेट गोल है, तबलीग जिसको कहते हैं, कि दूसरे को मुसलमान कीजिए, तीसरे को मुसलमान कीजिए, अपनी आइडियोलॉजी को एक्सपेंड कीजिए, पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाइए, तबलीग कीजिए, तबलीग कीजिए। एक्सपेंशन ऑफ मुस्लिम टोटली बिलीव्स ऑन द एक्सपेंशन ऑफ आइडियोलॉजी। जो क्रिश्चियंस हैं, दे बिलीव ऑन एक्सपेंशन ऑफ आइडियोलॉजी बट टू वेरी लिटिल एक्सटेंट। बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा ये बिलीव रखते हैं एक्सपेंशन ऑफ आइडियोलॉजी के ऊपर। इनका ज्यादा बिलीव है एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी और एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी। ये एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी क्या होती है सर? मतलब कि अपना मतलब हासिल करना है, सिर्फ यू हैव टू बिल्ड रिलेशंस, उसके अलावा कुछ नहीं। टेरिटरी, आई एम टॉकिंग अबाउट द टेरिटरी। एक्सपेंशन ऑफ लैंड को कहते हैं सर, सरहद, हदूद, सरहदें। हाँ, मतलब वो कहते हैं ना, मेरी टेरिटरी है ये। मेरी टेरिटरी कितनी है? लाहौर इज माई टेरिटरी। मैं अब इसको एक्सपेंड करूंगा तो मैं फैसलाबाद पर भी कब्जा कर लूं, मैं सरगोदा पर भी कब्जा कर लूं, मैं ये भी कर लूं। तो कब्जा करना, अपनी सरहदें बढ़ाना, अपने मैप को इंक्रीज करना, दिस इज कॉल्ड एज द एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। सो क्रिश्चियंस, और इसकी मिसाल मैं आपको वाज़ेह मिसाल देता हूँ। दुनिया के अंदर क्रिश्चियनिटी पुराना मजहब है एज कंपेयर टू द इस्लाम, एज कंपेयर टू द इस्लाम, बट इतना नंबर ऑफ जो एक्सपेंशन है वो मुसलमानों की रैपिडली ग्रो कर रही है, क्रिश्चियंस की रैपिडली ग्रो नहीं कर रही। उसकी रीजन क्या है? कि दे डोंट बिलीव, और अगर बिलीव करते भी हो तो बहुत थोड़ा बिलीव करते हैं एक्सपेंशन ऑफ आइडियोलॉजी के ऊपर। दे ओनली बिलीव ऑन एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। और उसकी मिसाल कॉलोनियलिज्म, यानी दुनिया को अपनी कॉलोनी बना लेना, उस मुल्क पर भी कब्जा कर लेना, उस पर भी कब्जा कर लेना, उस पर भी कब्जा कर लेना, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो, चाहे स्पेनिश हो, चाहे इटालियन हो। दीज ऑल आर द क्रिश्चियन मेजोरिटी नेशंस। और इन्होंने दुनिया पर कब्जा किया है, दुनिया पर आइडियोलॉजी नहीं फैलाई, अपनी आइडियोलॉजी नहीं फैलाई। वरना जितनी दुनिया पर इनका कब्जा, अगर अपनी आइडियोलॉजी फैलाते तो शायद 90% क्रिश्चियन होते दुनिया के अंदर। बिल्कुल सही। ठीक है। तो ये एक्सपेंशन ऑफ आइडियोलॉजी पर बहुत थोड़ा बिलीव करते हैं, जो इनके पोप शोप हैं, जो इनके रिलीजियस लोग हैं, वो करते हैं। बट दे टोटली बिलीव ऑन द एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी एंड एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। ओके जी, हम लोग बात कर रहे हैं जी ऑल इंडिया कांग्रेस। ये क्या चीज है? उसकी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी। टाइमलाइन में हमारे पास एक और चीज ऐड हो गई, ऑल इंडिया कांग्रेस 1885 जी। ऑल इंडिया कांग्रेस, द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स, सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट की पहली पॉलिटिकल पार्टी। ये पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? ये सियासी पार्टी, जिस तरह पीटीआई है, इस तरह नवाज शरीफ की पार्टी, इस तरह से। सियासी पार्टी क्यों बनाई जाती है? सर हुकूमत करने के लिए, इदारों की डिवीजन के लिए सर। अच्छा, इदारों की डिवीजन के लिए। मतलब थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए, आपने एक नई बात की है जो शायद में भी अच्छी है, बताइए सर। मतलब के लेट्स सपोज सर इसमें असल में जो होल्ड होता है वो आपकी जो पार्टीज होती हैं उनको दे दिया जाता है, जो इनके पर्टिकुलर एरियाज होते हैं। तो ये इन सेंस आप कह लें कि जो गवर्नमेंट होती है उसको आगे एक्सपेंड किया जाता है थ्रू लोकल जो आपके मतलब पार्टीज जो पीपल्स हैं उनके थ्रू। तो चूंकि वहां पे वो सारे उसके वॉर के बाद जो इंग्लिशमैन थे वो कर रहे थे रूल, तो उसके बाद फिर जो उर्दू हिंदी वाली जो एक कंट्रोवर्सी थी उसने भी फिर ओवरटेक किया। उसके बाद फिर उन्होंने ये पार्टी बनाई कि अब यही लोग जो है ना वो इसको मतलब रूल भी करेंगे यहाँ पे। तो जो मेन नीचे वाले लोग थे, अब वहाँ पे इनका कम्युनिकेशन का भी जो इशू था
उसको भी सॉर्ट आउट किया था इन्होंने। और ये फिर उन्होंने दोनों मिलाकर ऑल इंडिया जो कांग्रेस बनवाई थी कि उसके अंदर मुसलमान भी रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन और हिंदू भी करेंगे दोनों में, लेकिन फिर वो ज्यादा जो उसमें नशिस्त दी गई थी वो उनको हिंदुओं को ही दी गई थी। आपने 2-3 बातें मिक्स की हैं जी। साथ पहले आप बात बताइए, आप क्या कह रहे थे कि डिवीजन ऑफ वो जो आप इदारों वाली बात कर रहे थे। सर लेट सपोज अगर हमारे पास कुछ इदारे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पर डोमिनेट होने के लिए अगर मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो जितने भी इंस्टीट्यूट्स होंगे मेरे पास गवर्नमेंट के, उनके ऊपर मैं जो लीडर्स अपॉइंट करूंगा वो समझ लें कि अगर हिंदू हैं तो वो हिंदू ही अपॉइंट करेंगे, वो लोग इदारों को अपने कब्जे में लेंगे। अच्छा आप लोग इसमें एजुकेशन आ जाती है, इसमें ट्रेड भी आ जाएगी। देखें अभी ये सुलेमान जो थे, जो अभी ये बात कर रहे थे, इन्होंने भी जो बात की उससे मैंने जो चीज़ एक्सट्रैक्ट की वो ये करने, शायद मैंने जो एक्सट्रैक्ट किया वो ये था कि जो इक़्तिदार है वो लोकल पॉपुलेशन को वापस करने की कोशिश की जा रही है थ्रू द पॉलिटिकल पार्टी। इज दैट? यस सर। जो सुलेमान किधर गए हैं जिन्होंने भी ये बात की है, वो ये कहना चाह रहे थे कि लोकल लोगों को इक़्तिदार वापस किया जाने की कोशिश थी थ्रू द पॉलिटिकल पार्टी, कि पॉलिटिकल पार्टी बना दीजिए और पूरा इक़्तिदार वहां का वापस कर दे रहे। और शायद साथ आप भी यही कहने की कोशिश कर रहे थे। जी जी सर। नहीं, दिस इज टोटली रॉन्ग। नहीं, अंग्रेज कभी भी नहीं चाहता। वी आर इन 1885, हम लोग 1885 में हैं। वी आर नॉट इन 2022, वी आर इन 1885। ऑल इंडिया कांग्रेस बनाई अंग्रेज ने ही है। और नाम भी लिख लीजिए कि आपका एग्जाम में टाइमलाइन के लिए के अंदर जो चीजें वो आएंगी। A.O. Hume. A.O. Hume was the person who established this All India Congress in 1885, 1885 में All India Congress. But the major reason behind that establishment of political party was not to transfer the rule. ट्रांसफर नहीं करना रूल, बरतानिया ने रूल ट्रांसफर किसी सूरत नहीं करना, बल्कि अपने कब्जे को, ब्रिटिश एम्पायर को मजीद मजबूत करने के लिए उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई। पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाई? देखें, मैं आपको एक व्यू देने लगा हूं, एक बड़ा आपको एक विजन देने लगा हूं। किसी जगह के ऊपर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, एक जगह पर डिस्प्यूट होता है, फॉर एग्जांपल गांव के अंदर एक डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट को हल करने के 2 तरीके हैं। एक तो लड़ो, मुखालिफ पार्टी को मार दो, हरा दो, भगा दो, तो मसले का हल निकल आएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। एक हाल तो ये है कि आपस में लड़ जाओ, जो जीत जाएगा वो समझो विनर है, मसले का हल निकल आएगा। जो लूजर है वो वहां से भाग जाएगा, वो मर जाएगा या भाग जाएगा, वो छोड़ देगा उसको। दूसरा है जी निगोशिएशंस करो, निगोशिएट करो, बातचीत करो। ठीक है, आपस में कुछ लोग, दोनों डिस्प्यूटेड पार्टीज जो मसले में उलझी हुई हैं, दोनों पार्टीज आए, टेबल पर बैठें, आपस में बातचीत करें, और बातचीत करने से आप अपने मसले को हल करो। सर ये पॉइंट ऑफ ग्रेविटी या पॉइंट ऑफ सेंटर बनना चाहते थे कि हम जो है इनको इनके मसले सुनकर हम ही इनके हल निकालें। Exactly, one of the reasons behind establishing this political party was to maintain their more control, अपना कंट्रोल मजीद मजबूत करना यानी। और दूसरा मसला था to avoid वॉर से अवॉइड किया। 1857 की हमने वॉर देखी है ना? जी सर। वो किसके खिलाफ थी? ब्रिटिश के। ब्रिटिशर्स ने अपने ज़हन में ये चीज बैठाई कि मुसलमान दोबारा से जंग करेगा, मुसलमान दोबारा से जंग करेगा, दोबारा से इक़्तिदार हासिल करेगा, तो जंग से रोका किस तरह जा सकता है? तो किसी बंदे ने उनके ज़हन में बात डाली कि इनको सियासत की तरफ लेके आओ। किसकी तरफ लेके आओ? सियासत, बातचीत की तरफ लेके आओ। इनको बताओ कि अपने मसाइल जो है ना, जो तुम लोगों के मसले हैं, वो बातचीत से भी हल हो सकते हैं, बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है। तो 2 बातें जो ये कभी सादा बात कर रहे थे कि टू मेंटेन देयर कंट्रोल, टू सेंट्रलाइज देयर कंट्रोल, अपने कंट्रोल को सेंट्रलाइज करना, अपने कंट्रोल को मेंटेन करने का मकसद बनाना था ऑल इंडिया कांग्रेस। और दूसरा टू अवॉइड एनी अदर वॉर, एक दूसरी जंग से बचना, कैसा ना हो कि मुसलमान दोबारा से जंग कर लें। तो उनको चाहिए कि वो बातचीत से अपने मसले मसाइल को हल करें,
और उस बातचीत के लिए जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया, एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया, उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम रखा गया जी? ऑल इंडिया कांग्रेस। All India Congress. So All India Congress was the first officially declared, officially acclaimed, officially recognized political party of subcontinent, which is called as the All India Congress. कांग्रेस इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है जी ग्रुप ऑफ पीपल, और ऑल इंडिया चूंकि उस इलाके का नाम इंडिया था इसलिए पूरे इंडिया का की एक सियासी जमात ऑल इंडिया कांग्रेस दैट स्टार्टेड इन 1885। बहुत इसके पीछे माइंड्स थे जिन्होंने काम करके इस पॉलिटिकल पार्टी को बनाया, उसके पर्पसेस बनाए, उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे, और मेन ऑब्जेक्टिव उसका यह था कि बरतानवी ब्रिटिश एम्पायर का रूल मजीद मजबूत हो जाएगा, और ये ऑल इंडिया कांग्रेस हमेशा से ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ही रहेगी, और अगर ऑल इंडिया कांग्रेस उनके अंडर रहती है तो इट मीन्स कि वो मजीद अपने रूल को मजबूत करेंगे और किसी दूसरी वॉर से बचा जा सके। ओके जी। अच्छा जी, ये ऑल इंडिया कांग्रेस तो बन गई, लेकिन इस सियासी जमात के अंदर ज्यादा से ज्यादा किन लोगों ने शमूलियत इख्तियार की? सर हिंदू ही होंगे। हिंदू ही होंगे। किस तरह से आप जस्टिफाई करते हो अपनी इस बात को कि ये किस तरह से सिर्फ हिंदू ही इस जमात के अंदर दाखिल हुए? क्योंकि सर क्योंकि मेजॉरिटी मुसलमानों उनकी के थी। ऊपर तो उनका ऑलरेडी जो है ना वो बिलीव जो एक एतमाद था वो मुसलमान तो खो चुके थे। मुसलमान वन बाय वन, पहले उनको बात करने दें, फिर आपकी तरफ आते हैं जी। कौन थे पहले? उनकी मेजॉरिटी थी, और दूसरा कि अगर वो उसमें शामिल होते भी तो उनको उस तरह के ओहदे नहीं मिल सकते थे जिस तरह के हिंदुओं को मिलने थे। जी, गुड। वन ऑफ द फॉर रीजन एग्जांपल कि अगर के उस कांग्रेस का अगर कोई लीडर है या चेयरपर्सन है, वो इनका चेयरपर्सन भी आई गेस सर वो इनकी वाइफ थी या सिस्टर थी गांधी जी की। नहीं, ये तो बाद में, अब गांधी का भी तो हमने गांधी का जिक्र नहीं किया, ये नाम आएंगे आपके सामने लेकिन अभी नहीं। लेकिन आपकी पहली बात ठीक है कि मुसलमान चूंकि ऑलरेडी बहुत डिप्लीटेबल सिचुएशन थी, उनकी गिरी हुई सिचुएशन थी, तो अगर वो इस पार्टी में जाते भी तो कुछ ओहदे नहीं मिल सकते थे मुसलमानों को। वन ऑफ द रीजन जी। दूसरी बात आप क्या कह रहे थे? सर यही थी, चूंकि ये फॉर्म की थी उन्होंने इंग्लिशमैन ने, तो वो ऑलरेडी मुसलमानों के ऊपर उनका जो एतमाद था वो खत्म हो चुका था, और जो हिंदू थे उन्होंने वो फिर भी उनके करीब हो चुके थे। तो एक ये भी वजह थी कि जो हिंदू थे वो ज्यादा जो उसमें सीटें वगैरह ना उनको दी गई थी ज्यादा। ठीक है। अच्छा, ये ना किसी ने सीटें लेनी देनी नहीं थी, इसके अंदर बड़ा सिंपल सा उन्होंने रूल रखा हुआ था कि एक पार्टी बना दी है हमने, इस पार्टी की आए मेंबरशिप लें, मेंबरशिप लेने के बाद हर साल इसके इलेक्शन होंगे पार्टी के अंदर, आप अपना पार्टी का सदर, अपना पार्टी का जनरल सेक्रेटरी खुद चूज कर लें, चाहे मुसलमान चूज कर लें, हिंदू कर लें, क्रिश्चियन कर लें, सिख कर लें, पारसी कर लें, जैन कर लें, जो मर्जी कर लें। तो एज सच बरतानिया ने इसकी जो हिरारकी थी उसके ऊपर कभी भी अपना असर रसूख नहीं रखा कि हु विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ दिस पार्टी, हु विल बी द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिस पार्टी। ब्रिटिश रूल ने इसको क्वाइट ओपन रखा हुआ था, लेकिन देखते देखते गैर महसूस तरीके से, अनसीन तरीके से, that political party became the representative party of Hindus. हिंदुओं की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी बन गई। वन ऑफ द रीजंस के हिंदुओं ने बहुत, चूंकि तादाद में ज्यादा थे मुसलमानों से, बहुत ज्यादा मेंबरशिप्स ली। दूसरा, सियासत करना, सियासत सीखना, सियासी बात करना, ये हिंदू लोग ज्यादा अच्छे से जानते थे एज कंपेयर टू द मुस्लिम्स। मुस्लिम्स वर द इग्नोरेंट्स। मुसलमानों को तो नौकरी नहीं दी जा रही, उनको तो अपनी नौकरी के लाले पड़े हुए हैं, 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं, तालीम के लाले पड़े हुए हैं। उनके नजदीक सियासत है या नहीं है ये तो बड़ी सेकेंडरी बात है। इसकी मिसाल ऐसी ही है कि एक गरीब आदमी को नहीं गर्ज होती कि आपके मुल्क का कौन वजीर आजम बन रहा है, कौन वजीर आला बन रहा है, उसको तो 2 वक्त की रोटी की फिक्र पड़ी होती है। तीसरी बात, जो सर सैयद अहमद खान was of the view, सर सैयद अहमद खान was the one of the very forefront leaders of the Muslims of that era. Pioneers है मुसलमानों के लीडर के। सर सैयद अहमद खान का मुसलमानों को एक मशवरा था कि फर्स्ट एजुकेट योरसेल्फ, फर्स्ट एजुकेट योरसेल्फ, तालीम लें, मॉडर्न एजुकेशन लें, नौकरियां लें, सियासत बाद में करेंगे।
तो सर सैयद अहमद खान ने ओपनली इस चीज को डिनाई किया, निगेट किया कि मुसलमानों को कांग्रेस में अभी नहीं जाना चाहिए, अभी कांग्रेस में जाने का मकसद प्री मैच्योर एंट्री होगी। सो देखते ही ये सब चीजें जब मिल गई तो इन सब चीजों ने मिलकर कांग्रेस के अंदर जो ज्यादा तादाद में दाखिल किए वो हिंदू दाखिल किए, एंड कांग्रेस बिकेम द रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ऑफ विच पीपल, हिंदूज। सो मैं लिख देता हूं, कांग्रेस बिकेम ऑफ हिंदूज। तो अब जी हिंदुओं को एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया, एक सियासी जमात भी मिल गई है जहां से वो अपने आप को मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजीद अंग्रेजों के नजदीक लेके जा सकते हैं थ्रू दैट कांग्रेस में। ओके जी, नेक्स्ट। अच्छा जी, जी क्या चीज लिखी है मैंने? Partition of Bengal. Partition of Bengal, 1905. क्या चीज है ये? बांग्लादेश की जब पार्टीशन हुई थी सर। बांग्लादेश की पार्टीशन 1905 में हो गई थी। ये बंगाल प्रोविंस है सर, नहीं सर। सब कॉन्टिनेंट का उसी का हिस्सा उसका जब हुआ था। सर ये होने नहीं दी थी हिंदुओं ने। चलें जी, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। डिटेल आपके एग्जाम में नहीं आएगी, सिर्फ एक नंबर के लिए। ये जितनी मैंने टाइमलाइन लिखी हुई है ना, सब एक एक नंबर के लिए आएंगी आपके पास। नेम पूछूंगा, ये ईयर पूछूंगा। इफ दिस इज द सब कॉन्टिनेंट, अगर ये मुकम्मल जो मैंने एक दायरा लगाने की कोशिश की है, इफ दिस इज द सब कॉन्टिनेंट, तो इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, जिस तरह पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन देखी जाए तो पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, ठीक है। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान का इलाका आता है जो सूबा नहीं है लेकिन पाकिस्तान के कंट्रोल में है। उसके बाद आजाद कश्मीर का इलाका है जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, पाकिस्तान का सूबा नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान 4 सूबे बनाता है, ये 4 सूबों को कंट्रोल करता है। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान को कंट्रोल करता है, उसके बाद कश्मीर को कंट्रोल करता है। तो इसी तरह ही सब कॉन्टिनेंट को अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिवली गोरों ने इसके अंदर कुछ प्रोविंस बनाए हुए थे, प्रोविंस, और कुछ उन्होंने बनाई हुई थी स्टेट्स, और कुछ बनाई हुई थी स्टेट्स। जी कौन लोग हैं मेरे साथ? जी जी सर। तो गोरों ने मैं भी हूँ। कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करने के लिए 2 तरह की एडमिनिस्ट्रेशन इख्तियार की हुई थी। द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वाज द प्रोविंस, जिसको आप क्या कहते हैं उर्दू में? सूबा। सूबा। दूसरा उन्होंने बनाई हुई थी रियासतें, जिसको आप क्या कहते हैं जी इंग्लिश में? स्टेट। अब ये स्टेट और प्रोविंस क्या होता है, फर्क बता सकते हैं? ये जो मैंने गोल दायरे लगाने की छोटी कोशिश की है, दीज आर द स्टेट्स, ये रियासत है, इसको एस ये स्टेट्स, और ये जो मैंने थोड़े से आर्बिट्रेरी बनाने की कोशिश की है और बड़े बनाने की, दीज आर द प्रोविंस। Provinces. तो ये 2 स्टेट्स एंड प्रोविंसेस। अच्छा जी, अब होता क्या है कि स्टेट्स वो इलाके थे कि जब मुसलमानों का रूल डाउन हो रहा था, मुगल का रूल डाउन हो रहा था, तो कई बड़े इलाकों के ऊपर मुसलमानों ने या हिंदुओं ने, किसी एक खानदान ने किसी एक बड़ी इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया।
जस्ट लाइक एज मैं मिसाल देता हूँ जी, मैसूर, रियासत मैसूर। मैसूर एक ऐसा बड़ा इलाका था जिसका एक हुक्मरान मुसलमान था, जिसका नाम रखा जी, जिसका नाम था टीपू सुल्तान। इसी तरह मैं मिसाल देता हूँ जी, हैदराबाद दक्कन, एक बड़ी रियासत थी, बड़ा इलाका था जिसका हुक्मरान था मुसलमान। फिर मैं आपको मिसाल देता हूँ जी जूनागढ़, फिर मैं मिसाल देता हूँ जी कश्मीर, फिर मैं आपको मिसाल देता हूँ जी बहावलपुर, फिर मैं आपको मिसाल देता हूँ जी कल्लात, फिर मैं आपको मिसाल देता हूँ जी नवाबगढ़, फिर मैं आपको मिसाल देता हूँ जी फिरोजपुर। तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर, भावलपुर भी थे सॉरी सॉरी क्या बात की आपने? सर, भावलपुर भी। जी बहावलपुर, बहावलपुर जो पाकिस्तानी बहावलपुर है, नवाब सादिक खान अब्बासी, ही वाज द रूलर, वो रियासत थी और वो रियासत के बादशाह थे नवाब सादिक खान अब्बासी, जो पाकिस्तान में शामिल हुई। तो इस तरह से अंग्रेजों ने दो तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स बनाई हुई थी, द प्रोविंस एंड द रियासत स्टेट्स। जो प्रोविंस था इसके ऊपर डायरेक्ट बरतानिया की हुकूमत होती थी, डायरेक्टली। वहां पर आपको असेंबलियां नजर आती थी, प्रोविंशियल असेंबलीज नजर आती थी, वहां पर आपको उनके गवर्नर नजर आते थे, वहां पर आपको पूरा अंग्रेजों की हुकूमती मशीन। लेकिन जो रियासत होती थी इसके ऊपर इनडायरेक्ट हुकूमत करती थी ब्रिटिश एम्पायर, कि देखने में तो वो रियासत के बादशाह के अंडर होती थी रियासत, लेकिन वो रियासत का जो बादशाह होता था वो अंडर होता था किसके? ब्रिटिश एम्पायर के। तो दो ब्रिटिश के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन थी, दो तरह की। द फर्स्ट वन इज द स्टेट एंड द सेकंड वन इज द प्रोविंस। अब इन प्रोविंस के अंदर एक बहुत बड़ा सूबा था जो शायद सबसे बड़ा सूबा था उस वक्त का, विच इज कॉल्ड एज द बंगाल। ये जो मैंने सबसे बड़ा बनाया ना, विच वाज कॉल्ड एज द बंगाल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इसकी बिल्कुल आप ये डिटेल नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक नंबर के लिए आएगा एग्जाम के अंदर ये पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। डिटेल में बिल्कुल नहीं हम जाएंगे, ठीक है, डिटेल सिर्फ आपको बताने के लिए। अब इस बंगाल की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन, ये बड़ी एक अजीब सी एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन थी कि इसके दो हिस्से बनते थे इस बंगाल के, ईस्टर्न बंगाल और एक बनता था जी वेस्टर्न बंगाल। जिस तरह आप नॉर्दर्न पंजाब कहते हैं, सदर्न पंजाब कहते हैं, सेंट्रल पंजाब कहते हैं। तो जब कोई इलाका बड़ा इलाका होता है तो उस इलाके को आप 3-4 हिस्सों में वैसे ही तकसीम करते हैं समझने के लिए, अपनी समझ की खातिर। तो इस बंगाल के भी दो हिस्से उन्होंने अपने ज़हन में बनाए हुए थे, एक था जी ईस्टर्न बंगाल और दूसरा क्या था जी? वेस्टर्न बंगाल। वेस्टर्न बंगाल। वेस्टर्न बंगाल। अब ये जो ईस्टर्न बंगाल था ये ऑटोमेटिकली नेचुरली मुस्लिम मेजोरिटी था। ये क्या था जी? मुस्लिम मेजोरिटी। मुस्लिम मेजोरिटी। और जो वेस्टर्न बंगाल था ये ऑटोमेटिकली था जी हिंदू मेजोरिटी, हिंदू मेजोरिटी, ठीक है। तकरीबन 5-1 करोड़ ईस्टर्न बंगाल में मुसलमान रहते थे, 5 करोड़, और जो वेस्टर्न पार्ट था उसमें तकरीबन 7-1 करोड़ हिंदू रहते थे। तो 7 और 5 को 12-13 करोड़ की आबादी वाला ये सूबा था, जिसका क्या नाम था जी? बंगाल। 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 तो ईस्टर्न बंगाल एंड वेस्टर्न बंगाल। अब 7 और 5 12 करोड़ की आबादी बहुत बड़ी आबादी है, जिसको एक गवर्नर, एक बरतानवी गवर्नर कंट्रोल करता था। जिस तरह से पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है और इसका जो हेड है चीफ मिनिस्टर। तो कहा यह जा रहा है कि एक चीफ मिनिस्टर के लिए बहुत मुश्किल है पंजाब को, इतने बड़े पंजाब को कंट्रोल करना, इतने बड़े पंजाब की मैनेजमेंट करना। तो इसको 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं पंजाब को। ये बातें आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? जी जी सर। ठीक है। यस सर। साउथ पंजाब अलहदा कर दें, सेंट्रल पंजाब अलहदा कर दें, बहावलपुर प्रोविंस बना दें, सराइकी प्रोविंस बना दें, व्हाटएवर। तो पंजाब को डिवाइड करें। यही बातें उस वक्त भी होती थी कि बंगाल इतना बड़ा प्रोविंस है, 12-13 करोड़ आबादी उस वक्त है 1905 में। आज से 115 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 115 साल पहले एक सूबे की आबादी 12-13-14 करोड़ है। तो इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल करना भाई जी हमारे पास में नहीं है। तो आप इस तरह कीजिए कि इसको डिवाइड कर दीजिए 2 हिस्सों में, 2 सूबे बना दें, 2 सूबे बना दें। ईस्टर्न बंगाल अलहदा कर दें, वेस्टर्न बंगाल अलहदा कर दें। यानी ईस्टर्न बंगाल मुस्लिम मेजोरिटी अलहदा कर लें, वेस्टर्न बंगाल हिंदू मेजोरिटी अलहदा कर दें।
तो यहाँ पर हम बात को आज का ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह वेडनेसडे को हम यहाँ से पार्टीशन ऑफ बंगाल से ही पढ़ेंगे। आप लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल को थोड़ा सा देख के आइएगा। ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है इन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बनने के अंदर ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है पार्टीशन ऑफ बंगाल का। इसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पार्टीशन ऑफ बंगाल बिकेम वन ऑफ द की इंसिडेंट बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो आप लोग इसको देखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यहाँ से बात स्टार्ट करेंगे वेडनेसडे को 8 बजे। आज मैं थोड़ा लेट हो गया था जूम की वजह से। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं लेट नहीं होऊंगा। और बच्चे किधर है नताशा आप? ओके सर। यस सर। आपने ले लिए स्क्रीनशॉट्स? यस सर। ठीक है, तो आप मुझे वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपने वो मुझे प्राइवेट मैसेज के अंदर। तो बाकी बातें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? ओके सर। यस सर एक दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सेपरेट मैसेज किया है कि उनका नेट इशू आ रहा है, तो बच्चे जो नेट इशू है उसको मैं मतलब अकोमोडेट नहीं कर सकता, क्योंकि अब हम लोगों का मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ही इंटरनेट। तो अब अगर इंटरनेट ही नहीं है तो फिर अब आपकी क्लास तो वो नहीं ले सकते। तो अब इसको मैं नहीं अकोमोडेट करूंगा। किसी का नेट इशू है और किसी का सिग्नल इशू है, किसी का इलेक्ट्रिसिटी इशू है। बहरहाल ये आप लोग खुद से इसको मतलब सॉल्व आउट कीजिए। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर मैंने पूछना था कि आप कह रहे थे कि क्लास टाइमिंग एक्चुअली चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे थे कि मेरे बच्चे मसला ये है कि मेरी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर मैं क्लास टाइमिंग चेंज कर दूं तो यूएमटी के मैं दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं कर सकता। मेरी 2 क्लासेस होती हैं इकट्ठे। मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट होती है 11 बजे। ठीक है, अब अगर आपका मैं 9 बजे कर देता हूँ, 9:30 बजे कर देता हूँ, मेरी दूसरी क्लास डिस्टर्ब होगी। तो 8 to 10 या 8 to 15 विदाउट ब्रेक आप लोग कर सकते हैं। 10:15 बजे तक विदाउट ब्रेक हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो यही ठीक है। सर इतना लंबा कोर्स नहीं है, फॉर 8 वीक्स कोर्स है। 1 वीक में 2 दफा आपको सुबह जल्दी जागना पड़ेगा और 1 माह में 8 दफा सिर्फ। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको कोर्स का मजा आएगा, काफी कुछ सीखेंगे आप। तो बहरहाल टाइमिंग के वाले से मुझे थोड़ा सा जरा इश्यूज होंगे, तो मैं इसको 8 बजे को ही प्रेफर करता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा आज के लेक्चर के हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर। कितने लेक्चर्स होंगे हमारे? बच्चे 8 वीक्स है ये, 8 वीक्स का कोर्स है। 1 वीक के अंदर आपके 2 होते हैं, तो 16 लेक्चर्स होंगे मेरे ख्याल में, मोस्ट प्रोबेबली, मोर और लेस। सर वेडनेसडे को क्लास होगी कि सिर्फ मंडे को ही होगी? वेडनेसडे, मंडे एंड वेडनेसडे 2 क्लासेस। ओके सर। ओके सर, चलें ठीक है जी, इंशाल्लाह सी यू। और नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़ा सा जी बच्चे। सर आपको मेरी आवाज? सर आज मेरी फर्स्ट क्लास थी और मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं हूँ। ओके, बच्चे अब व्हाट्सएप के ग्रुप में आ जाइए। अगर आप आ जाएंगी तो बेटर होगा। कई चीजें जो होती हैं वो मैं एब्रप्टली इमीडिएटली जब मैंने शेयर करनी होती है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो वैसे आपको जो क्लास का लिंक है वो आपकी ईमेल आईडी पर ही आएगा। जो ऑफिशियली मेरा तरीकाकार है कि क्लास का जो लिंक है जूम का वो हमेशा से आपकी ईमेल पर आता है। ठीक है, तो आप अगर व्हाट्सएप पर आ जाएंगी तो इट विल बी बेटर फॉर यू। लेकिन अगर किसी वजह से आप नहीं आना चाह रही तो नो इशू, आपके साथ कम्युनिकेशन मैं ईमेल पर भी कर सकता हूँ या एलएमएस के ऊपर भी कर सकता हूँ। नो सर, एक्चुअली यस सर, आज बच्चे फर्स्ट क्लास थी इसीलिए मुझे नहीं पता सीआर कौन। जी नताशा सहर सीआर है। नताशा इनके साथ कम्युनिकेट कीजिए। ये मरियम मुश्ताक हैं। सर आपको मरियम आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको ऐड कर दूंगी ग्रुप में। हाँ जी, आप आपस में ईमेल पर पहले कम्युनिकेशन कर लें, उसके बाद नंबर वगैरह शेयर करने होंगे, जिस तरह कर लीजिएगा। बहरहाल नताशा सहर इज द क्लास रिप्रेजेंटेटिव, वो तो आप मरियम उनके साथ आप कर लीजिए मजीद नेगोशिएशंस। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।